ओ, ये तो किसी इंसानी हमले का वाज़ेह मंजर पेश कर रहे हैं। कटी हुई लाशें और जाए वो कुआं पर से राइफल और दीगर चीज़ों को गैर मौजूदगी को पाकर रफ़ीक हैरत से बोला, यहाँ कौन हो सकता है हमारा दुश्मन जिसने जीते जागते हमारे साथियों को खून में नहला दिया। रफ़ीक एक दफ़ा फिर हैरत की कैफियत में बोला। तीनों एक दूसरे के बराबर में खड़े हुए थे। जमन के लिए अब रिस्क लेना नागुज़ीर था। शायद ऐसा मौका शाज़ो नादर ही मिलता। जमन दबे कदमों के साथ चट्टानों की आड़ से निकला। वो तीनों पुश्त की सूरत हाल से कतन बेखबर थे। चंद कदम उठाने के बाद जब दरमियानी फासला कदरे कम रह गया तो जमन यकलख्त बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ लपका। तीनों अपने अकम में अचानक तेज चापों की आवाज़ पाकर पीछे की तरफ घूम गए, मगर अब संभलने का मौका कहा था। जमन आमन फानन उनके सरों तक पहुंच गया। जमन ने बुगदे का पहला वार रफ़ीक के हाथ में मौजूद राइफल पर किया। एक तड़ाक की आवाज़ के साथ राइफल इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। तीनों गैर मुतवक्के हमले से शशदर रह गए। किसी ताख़ीर के बगैर जमन ने बुगदे का दूसरा उसी अंदाज में वार इसके करीब मौजूद इसके साथी की ऐन गर्दन पर किया। कारीवार गर्दन पर खाकर वो कुराहता हुआ किसी शैतीर की मान जमीन बोस हो गया। इसी फुर्ती के साथ जमन ने बुगदे का तीसरा वार मर्चेंट रफ़ीक के दूसरे साथी की पेशानी पर बड़ी शिद्दत के साथ किया। इसका असर भी अपने साथी जैसा हो गया। रफ़ीक ने खुद को संभाला। वो दूसरे लम्हे नीचे पड़े हुए अपने एक साथी की राइफल की तरफ लपका। जमन ने फौरन राइफल पर पाँव की एक ठोकर रसीद की। ठोकर से राइफल उछलकर दूर जा गिरी और नाकामी का चेहरा लिए हुए रफ़ीक दम बहुत अपनी जगह पर खड़ा रह गया। नहीं मर्चेंट नहीं, तेरा खेल अब खत्म। दूसरे ही लम्हे जमन ने आगे बढ़कर रफ़ीक मर्चेंट का गिरबान पकड़ते हुए सख्त लहजे में कहा, मुझे ये पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या तू मुझे पहचानता भी है। तेरे सितम ने मुझे एक अलग थलग अनोखी शनाख्त जो दे दी है। जमन मानी है अंदाज में बोला और रफ़ीक बेबसी और हैरत के आलम में खामोशी से इसे देखता रहा। उड़ गए ना हाथों के तोते। मुझे इस तरह के वीरान जंगल में अचानक सामने पाकर मैं खुद तेरे पास से आने वाला था, बरसों का हिसाब चुकता करने, मगर किस्मत से तू चलकर खुद मेरे पास आ गया। अब तू दौड़ेगा, तेज दौड़ेगा, दौड़, वरना खड़े खड़े मैं तेरे शैतानी दिमाग के 2 टुकड़े कर दूंगा। जमन ने रफ़ीक को धकेल कर बुगदा हवा में लहराते हुए गज़बनाक लहजे में कहा। खौफ के मारे रफ़ीक पुश्त की तरफ कदम उठाने लगा। चल लगा दौड़। जमन एक दफ़ा फिर जी हाँ। रफ़ीक मर्चेंट ने घूमकर इस तरफ दौड़ लगा दी जिस तरफ बारासिंगा को उठाए इसके साथियों का रुख था। दरअसल रफ़ीक खुद भागने की ताक में था। अब जमन ने इसे खुद ही मौका दे दिया। इसका रुख बेस कैंप की तरफ था जहाँ छुरे चाकू समेत किस्म किस्म के हथियार मौजूद थे, मगर इस वक्त इसका ध्यान अपने शिकारी चाकू पर मरकूज था जो इसकी जेब में पड़ा हुआ था। वो चट्टानों के पास पहुंचकर इनकी आड़ लेकर दौड़ने लगा। इस दौरान ही इसने जेब से शिकारी चाकू निकालकर हाथ में संभाल लिया। इसे जमन के अज़ाइम का अंदाजा हो रहा था। वो इसे भगा भगा कर शूट करना चाह रहा था, मगर इसे अपने अकब में किसी भी नकलो हमल का एहसास नहीं हो रहा था। जमन इत्मीनान के साथ लाशों के पास खड़ा था। कुछ देर कबल भागता हुआ रफ़ीक इसकी निगाहों से ओझल हो गया। इसने कंधे से राइफल उतारकर हाथों में संभाल ली और बरकस्तारी के साथ रफ़ीक के पीछे लपका। चंद सानिये बाद वो चट्टानों के दरमियान पहुंच चुका था। फिर एक बुलंद चट्टान का इंतखाब करके इस पर चढ़ गया। बुलंदी से इसे रफ़ीक एक तरफ भागता हुआ नजर आया। इसने राइफल का रुख रफ़ीक मर्चेंट की तरफ सीधा किया और ट्रिगर दबा दिया। यकलख्त फिजा फायर की आवाज़ से गूंज उठी। रफ़ीक के पीछे कुछ फासले पर ज़मीन से मिट्टी का गुबार उठा, लेकिन वो गिरा नहीं। वो मुसलसल भागता रहा। जमन ने एक दफ़ा फिर उंगली का दबाव ट्रिगर पर बढ़ाया। नतीजा पहले की तरह लासिल निकला, मगर इसने बस न किया और सिर्फ ज़मीन से मिट्टी का बादल उड़ाने के बाद आखिर चैम्बर की आखिरी गोली से भी हाली हो गया और टारगेट भी एक तरफ घूमकर निगाहों से ओझल हो गया। जमन जानता था कि बंदूक इस्तेमाल करने का हुनर सीखना चंद मिनटों का काम नहीं, इसके लिए एक मशक की ज़रूरत होती है। लेकिन इस वक्त इसने राइफल पहली दफ़ा आजमाने के ख्याल से अपने दुश्मन रफ़ीक पर फायर किया। बेतहाशा दौड़ते हुए रफ़ीक की जान फायरिंग से निकल गई, लेकिन इसे गोली छूकर भी ना गुजरी। वो ये समझा कि जमन ने फायरिंग इसे महज डराने के लिए की है और वो इसे आसानी के साथ नहीं बल्कि इसे भगा भगा कर तड़पा कर एक अजियतनाक मौत मारना चाहता है। जमन ने दोबारा राइफल कंधे से लटकाई और हाथ में बुगदा संभालते हुए चट्टान से नीचे छलांग लगा दी। रफ़ीक के पसीने छूटने लगे। अब वो बेतहाशा हाँफ रहा था। फूली हुई सांसों के साथ अब इसकी चाल भी नहायत सुस्त नजर आ रही थी। इसने पहली दफ़ा पलट के पीछे देखा। इसकी निगाहें आंधी और तूफान की तरह अपनी तरफ आते हुए जमन से दो चार हुई। इसने तेज भागने के लिए अपनी पूरी कुव्वत मुजतमा करने की कोशिश की, मगर मान के जैसे पैर कहाँ तेजी के साथ उठते थे। इसने अपने हाथ में मौजूद शिकारी चाकू तेजी से खोला और इसी स्नाह में जमन इसके सर पर पहुंच गया। वो फौरन जमन की तरफ घूमा। दूसरे लम्हे सामने मौजूद जमन पर चाकू का वार करता। इससे कबल जमन ने इसके चाकू वाले हाथ पर बुगदा जड़ दिया। शिकारी चाकू अब इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। वो अपना जहमी हाथ पकड़कर दर्द से चिल्ला उठा, ये तुम मुझसे अच्छा नहीं कर रहे हो। वो हाँफते हुए बोला, तुमने मेरे साथ कहाँ अच्छा किया, और अब जो मुझसे कह रहे हो। जमन बोला, नहीं मालूम, अब मैं एक बड़े ओहदे पर फायज हूँ। बुरे काम धंधों से मैंने किराना कशी कर ली है। मुझे कत्ल करके तुम
बच नहीं सकोगे। रफीक एक दफा फिर हकलाते हुए बोला, तुम क्या हो, क्या कर रहे हो, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मर्चेंट मेरी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करने का जिम्मेदार है। इसे अपने किए की सजा देना मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद है। अब ये जंगल तेरा मदफन ठहरेगा। जमन गर्जदार आवाज में बोला। बुगदा एक दफा फिर फिजा में लहराया और दूसरे ही लम्हे इसका चमकता हुआ फल तेजी से रफीक के सर पर जोर से पड़ा। वो बिना चीहे चकरा कर जमीन पर ढेर हो गया। इसका सर बुरी तरह खुल गया था। एक ही बार इसे हमेशा की नींद सुलाने के लिए काफी हुआ। जमन भरपूर सुकून का एहसास हुआ। जमन को भरपूर सुकून का एहसास हुआ। इसके हवासों पर हमा वक्त छाया रहने वाला इंतकाम और नफरत का जज्बा सर्द पड़ गया। इसे इस बात पर खुशगवार हैरत का एहसास हो रहा था कि इसका मंसूबा बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल हुआ। इसने इसके बेस कैंप को भी तलाश कर लिया। कैंप से इसे काफ़ी सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल गई। गुजरते वक्त के साथ इसने राइफल का इस्तेमाल भी खुद करना सीख लिया। वो माजी की दुनिया से निकलकर हाल की हकीकी दुनिया में वापस लौट आया। पत्थर पर से उठा शगाफ में फंसी हुई टोयोटा जीप की तरफ चलने की तैयारी करने लगा। 10-15 मिनट बाद वो शगाफ में टोयोटा जीप के पहियों से हवा खारिज कर रहा था। चलो चलें गाड़ी की तरफ। हमारे यहाँ से निकलने की उम्मीदें गाड़ी से वाबस्ता है। कहीं वो गाड़ी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अजमल ने हादसे का इजहार किया। कुछ देर बाद ही वो चारों शगाफ में फंसी गाड़ी की तरफ कदम उठा रहे थे। शबनम की सुस्त रवि की वजह से वो आसी देर के बाद गड्ढे तक पहुंचे। ये देखकर इन्हें शाक लगा कि जीप के चारों पहिए जमीन पर बैठे हुए थे। ओह वेरी सैड। काशिफ ने तासुफ से अपनी हथेली पर मुक्का मारते हुए कहा, बहुत डीड किस्म की चीज़ है। हमें जंगल में फंसा कर हमारा शिकार करना चाहता है। ज़िशान नफरत से बोला, अब वाहिद रास्ता बचा है। जिस रास्ते से यहाँ आए हैं दोबारा उसी रास्ते पर लौट जाए। हो सकता है रास्ते में कोई हमें मदद भी मिल जाए या फ़ोन सर्विस मिल जाए। शबनम बोली, मुझे इस जंगल से इसका सफाया करना है। वो 5 लोगों का कातिल है और ना जाने अब तक कितने लोगों को कत्ल कर चुका है। अजमल शबनम की राय पर गैर मुत्तफिकाना अंदाज में बोला, इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ से सही सलामत कैसे निकल कर जाया जाए। इसका सफाया करना बाद का मामला है। हाँ, अगर वो दोबारा सामने आ गया तो ये दूसरी बात है, ज़िशान ने कहा। और काशिफ ने भी शबनम की बात की तायद की। अजमल चारों ना चार ज़िशान की बात मान लेने पर आवादा हो गया। इस तरह वो चारों सफ़र के लिए तैयार हो गए। चारों एक कतार की सूरत में जीप के पहियों के निशानात की रहनुमाई में आगे बढ़ रहे थे। अजमल सबसे आगे था, काशिफ पीछे, जबकि शबनम और ज़िशान दरमियान में चल रहे थे। तनावर दरख्त की आड़ में छुपे छुपे जमन की उकाबी नजरें मुस्तर कतार पर जमी हुई थी, जो लम्हा बेलम्हा दरख्त से करीब हो रही थी। अगला फर्द पिस्तौल से मुसल्लह था और इसके पीछे आने वाली हस्ती पर जमन की नजरें बार बार ठहर जाती। अब इसका हसीन चेहरा वाज़े नजर आ रहा था। जमन के दिल की धड़कनें आतिश हुस्न की तपिश से ज़्यादा तेज़ होने लगी। हुस्न क्या चीज़ होती है, वह ज़िंदगी में पहली बार इस कैफ़ो सुरूर को महसूस कर रहा था। इसकी किस्मत ऐसी थी कि इसे कभी सिन्फ नाजुक की तरफ माइल होने का मौका ही नहीं मिला, मगर आज वो इस परी पैकरे हुस्न के शहर में खुद को गिरफ्तार महसूस कर रहा था। इसके पास आतिशी असले की सूरत में सिर्फ एक अदद पिस्तौल था। बाकी तीनों बेलचे, गैंती और चाकू से लैस थे। एक नाजुक अंदाम लड़की के हाथों में चाकू देखकर जमन के बदनुमा चेहरे पर एक मुस्कुराहट रेंगने लगी, जो तंज के अंसर से पाक इसके बदनुमा चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। इसे लड़की की इस अदा पर बेपना प्यार आने लगा। अब इनकी बातें भी जमन को साफ सुनाई दे रही थी। यूँ समझो कि ये मेरे लिए एक मोटी आसामी है। अगर मैं इसे मार दूँ या जिंदा गिरफ्तार कर लूँ तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी, दूर दूर तक मेरा शोहरा भी हो जाएगा। अजमल ने अपने साथियों से कहा और दरख्त के मोटे तने के पीछे छुपा जमन इसकी बात सुनकर फौरन लड़की के हुस्न के शहर से निकला। क्या इस आदमी का ताल्लुक पुलिस से है? वह नफरत के साथ सोचने लगा। इसे पुलिस वालों से शदीद नफरत थी, जिन्होंने रफीक मर्चेंट के खिलाफ इसकी सुनवाई नहीं की। वो मुसलसल बोल रहा था और जमन के रगों में लहू बड़ी तेजी के साथ गर्दिश कर रहा था। हाथ में मौजूद पत्थर पर इसकी गिरफ्त होगी। वो चारों दरख्त की ओर में इसकी मौजूदगी से बेखबर चले आ रहे थे। जमन निशाना लेने के लिए तैयार हो गया। इस दौरान वो चारों दरख्त से कुछ फासले पर आ गए। जमन अपनी जगह से कुछ खिसका और दूसरे ही लम्हे इसने पूरी कुव्वत के साथ हाथ में मौजूद पत्थर निशाने पर खींच मारा। पत्थर जन के साथ ऐन निशाने पर जा लगा। अगला शख्स जो अजमल था, इसके हाथ में ताना हुआ पिस्तौल निकलकर हवा में घूमता हुआ दूर जा पड़ा। किसी ताहीर के बगैर जमन पिस्तौल की तरफ लपका। गैर मुतवक्के हमले के नतीजे में वो चारों हक्का बक्का थे। अपने हथियार फेंक दो और हाथ ऊपर उठा लो। किसी ने कोई हरकत की तो इसे शूट करने से दरेग नहीं करूंगा। जमन ने पिस्तौल जमीन से उठाने के फौरन बाद चारों की तरफ तान कर इन्हें खबरदार करते हुए कहा। इन चारों ने चारों ना चार जमन के हुक्म की तामील कर दी। अच्छा, तो ये साहब आखिरकार पुलिस वाले निकले। रफीक मर्चेंट और इसके कारिंदों की तरह कम से कम एक पुलिस वाला खुद चलकर मेरे पास आ गया। जमन अजमल की तरफ पिस्तौल लहराते हुए सख्त अंदाज में बोला, रफीक मर्चेंट और इसके साथियों के कत्ल में तुम मुझे जिंदा या मुर्दा हालत में गिरफ्तार करके शोहरत कमाना चाहते हो ना? रफीक मर्चेंट किस कबील का इंसान था? तुम जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते होगे, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया उसका तुम चारों को अंदाजा भी ना होगा। जमन अजमल से बराह रास्त मुहातब था। चारों से बोलता देखकर हैरान हो रहे थे। मैं कोई और अजनबी महलूक नहीं हूँ, बल्कि तुम लोगों की तरह गोश्त पोस्ट का इंसान हूँ, जमन ने कहा। फिर अपनी जेब से एक तस्वीर निकालकर हाथ में लहराते हुए बोला, देखो इसे सब गौर से देखो। वो दो एक कदम आगे बढ़ाया ताकि इन्हें तस्वीर साफ नजर आए। तस्वीर में 11-12 साल एक खूबरू लड़का नजर आ रहा था। ये अजीबुल हरकत इंसान हाथ में पिस्तौल लिए तुम लोगों के सामने खड़ा है। इसके लड़कपन की तस्वीर है, किसी और की नहीं।
और इसके पीछे एक लंबी कहानी है। जमन मुस्तरन अपनी आप बीती बयान करने लगा। तुम आ जाओ शहर हमारे साथ, अब तुम्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। सारा वाक़या सुनने के बाद अजमल ने कहा, शहर इंसाफ? अजमल ने हकारत भरे लहजे में कहा, जब मौके पर इंसाफ नहीं मिला तो अब कहाँ मिलेगा? हम तुम्हें इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे, आ जाओ हमारे साथ। अपना मुंह बंद रखो पुलिस वाले। जमन अजमल की बात काटते हुए दाड़ा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ पुलिस वाले तुम्हारी ये चाल, ताकि रफीक मर्चेंट और इसके साथियों के कत्ल में मुझे गिरफ्तार करके सेहरा तुम अपने सर पर से जाल। जमन ने अजमल की तरफ बढ़कर इसकी पेशानी पर पिस्तौल की नाल रखते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा, नहीं मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं। अजमल ने जमन की आंखों में हलकोरे लेती हुई सिफाकी को देखते हुए मुश्किल कहा, जान आलम तुम्हारी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ, हमें जिंदा सलामत जाने दें और अपनी मर्जी की जिंदगी जहाँ चाहें गुजारें। हालात की नज़ाकत देखकर शबनम ने फौरन मुदाखलत की। हमदर्दी में डूबी हुई नरम नाजुक नस्वानी आवाज़ ने जमन की समात में आकर पड़ी तो इसके तने हुए आसाब एकदम नरम पड़ गए। कुछ देर बाद इसने अजमल की पेशानी पर से पिस्तौल हटा लिया और शबनम की तरफ कदम बढ़ाने लगा। क्या नाम है तुम्हारा मैडम? जमन ने शबनम के सामने आकर बोला। शबनम आहिस्तगी से बोली। शबनम। जमन ने भी आहिस्तगी से दोहराया, तुम इसे कुछ नहीं कहोगे समझे? अचानक जीशान तड़क कर बोला, दरम्यान में हाथ बको। जमन सख्त लहजे में बोला, बहुत खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी सोच की तरह। जमन शबनम से मुखातिब था, वो पहली बार शबनम को करीब से देख रहा था। मैडम, मैं तुम्हारी तरह तुम्हारी खूबसूरत सोच से भी मुतासर हुआ, तुम लोग जा सकते हो। शबनम को खामोशी से तकने के कुछ देर बाद जमन ने आमादगी से कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ सिरकने लगा, मगर इसके हाथ में मौजूद पिस्तौल का रुख बदस्तूर चारों की तरफ था। बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम ने जमन का शुक्रिया अदा किया। जब वो इनसे हासिल दूरी के फासले पर आ गया तो अपना रुख मोड़कर बर्क रफ्तारी के साथ एक तरफ भागने लगा और कुछ ही देर बाद वो लोगों की निगाहों से ओझल हो गया। चारों एक दफ़ा फिर आगे बढ़ने लगे, मगर इनकी कैफियत अब मुख्तलिफ थी। वो किसी हौफो हतरे से बालातर आपस में गप्पे हाँकते जा रहे थे। तकरीबन शाम के वक्त वो कदरे एक बुलंद जगह पर पहुंच गए जहां काशिफ के सेलफोन पर कमजोर सी सर्विस मिल गई। किसी तरह इनका राब्ता बाकी दुनिया से मुमकिन हुआ। तुलुए आफ्ताब से कबल आखिर पुलिस की एक भारी नफरी पहुंच गई। चारों को साथ लेकर जंगल में इस मुकाम तक पहुंची जहाँ शगाफ में गाड़ी फंसी हुई थी। इसके आसपास जमन का पत्थरों वाला मकान वाक़ था। आइंदा आने वाले वक्तों में पुलिस ने आसपास का सारा जंगल छान मारा, लेकिन जमन कहीं नजर नहीं आया। हत्ता कि पुलिस जमन के महफूज ठिकाने तक पहुंचने में भी कामयाब हो गई, जहां रोजमर्रा इस्तेमाल में आने वाली चंद अशिया के सिवा कोई खास चीज़ न मिली। और पत्थर वाले मकान में वो संदूक भी गायब था जिसमें खुली हुई हालत में राइफल मौजूद थी। वो यहाँ से कहीं और निकल गया होगा या फिर यहीं कहीं छुपा बैठा हुआ है। एक वसी और दुश्वार गुजार जंगल में से तलाश करना आसान काम नहीं। हमें सुबह दोबारा शहर की तरफ निकलना होगा। नफरी की क़ियादत करने वाले पुलिस ऑफिसर ने रात के वक्त अजमल से कहा। शगाफ से टोयोटा जीप बाहर निकाल ली गई थी और इसमें लाए कई नए टायर डाले गए थे। दूसरी सुबह पुलिस का काफिला शहर के लिए निकला। टोयोटा जीप सबसे आखिर में थी। शबनम पीछे खुलने वाले दरवाजे के शीशे के पास देख रही थी। सफर को तकरीबन 15-20 मिनट का वक्त हो चुका था कि शबनम की निगाहें शीशे से पार दूर होती हुई पहाड़ियों की चोटी पर ठहर गई, जहाँ कोई नुक्ते की मान नजर आ रहा था, जिसे देखकर शबनम की निगाहों में सनाशाई की एक लहर दौड़ने लगी। इसके साथ ही इसके होंठों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट रेंगने लगी। वो जियो और जीने दो और जीने में मदद दो पर अमल पैरा होने वाला एक इंसान था। वो खामोशी के साथ इसे देखता रहा, जो लम्हा ब लम्हा बढ़ते हुए फासलों की वजह से आखिरकार इसकी निगाहों से ओझल हो गई।